now. गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सक्षम रोजगार सोसाइटी के इस अकाउंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है 31 मार्च से कंटिन्यू चल रहा है और आज इसकी 20th क्लास है। और आज जो हमारी क्लास है वो है डिसीजन मेकिंग पे। तो आप सोचेंगे कि अकाउंट्स की क्लास में आपको डिसीजन मेकिंग कैसे पढ़ा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जो सक्षम रोजगार सोसाइटी है ये जो रेगुलर क्लासेस के साथ साथ कुछ वैल्यू एडेड क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सके और इनहेंस कर सके। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रवीश कालरा सर ले रहे हैं और जो ये जो क्लास है सीधा न्यूयॉर्क से ज्वाइन हो रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्लासेस भी चल रही है। So for the brief introduction of the Ravish Kalra sir, I would like to request Hukum Raj. Hukum Raj, over to you. Good evening, friends. I am Hukum Raj on the behalf of Saksham Roja Society, going to introduce today's resource person. Mr. Ravish Kalra is a strategy consultant with Boston Consulting Group based in New York, US. He is also did his MBA at Yale University in the US, one of the top 7 business schools in the world. Prior to Yale, he got an engineer degree from IIT Roorkee and worked with Deloitte for 4 years. Thank you, ma'am. Over to you. Hello, I think thank you for the introduction, Sanju, Hukum Raj, and सबको काफी thank you for joining. एक जो before I jump in, I think आज हम बात करेंगे decision making के ऊपर और importance of decision making और कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए या फिर मैंने जो सीखी है अपने एक्सपीरियंस से। बट उससे उससे पहले उसमें जाने से पहले मैं संजू की बात को रिट्रेट करना चाहूंगा। एक चीज जो उन्होंने बोली कि अकाउंटिंग की ट्रेनिंग है, मुझे काफी अच्छा लगा कि सक्षम रोजगार सोसाइटी इस पे कर रही है। जैसा हुकुम राज ने बताया, मैं एक कंसल्टिंग फर्म के लिए काम करता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें कुछ जो भी प्रॉब्लम्स होती है कभी कभी कि वो नए देश में लॉन्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी करते हैं, तो हम उन्हें जाके ऐसी चीजों में हेल्प करते हैं। तो मुझे अभी ये काम करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। इससे पहले मैं डेटॉल में काम करता था। तो मुझे ये चीज एक रियलाइज हुई कि इंजीनियर होने के बावजूद कि अकाउंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना फायदा है उसमें। कि जब भी हम कुछ भी रिकमेंडेशन लेके जाते हैं, जब भी हम किसी भी कंपनी से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जो सारी अकाउंट स्टेटमेंट्स होती है, उनकी एक एक देश की एक एक ब्रांड की अलग अलग जो स्टेटमेंट्स होती हैं, नॉट जस्ट डायरेक्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बट अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस सब से आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो बेसिक अकाउंट्स के बियॉन्ड भी जाके बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आप सब लोग अकाउंटिंग को लेके आप ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मैंने देखा कि काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उस पर बात करी। मैं उस सब पे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना ट्रेंड नहीं हूँ। मैंने बस एमबीए किया, उसमें बहुत बेसिक अकाउंट सिखाते हैं। तो मैं उसके इस सब के दूसरे एस्पेक्ट पे बात करने के लिए आज आया हूँ, जो कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एसेंशियली फोकस करेंगे कि जो सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, जो आप काफी सारी मेहनत कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। आप बहुत अच्छा मैथ लगा सकते हैं उसमें, आप साइंस से कुछ चीजें निकाल सकते हैं, आप अकाउंटिंग से बहुत कुछ समझ सकते हैं। बट उसके बाद उसको आप ट्रांसलेट कैसे करें रिजल्ट्स में, कैसे आप क्या आप चेंज करें अपने लिए या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए क्या डिसीजन ले, हम उन पे थोड़ा फोकस करेंगे। और बहुत मैं थोड़ा बहुत शुरू शुरू में मैं थोड़ी टेक्निकलिटीज के बारे में बात करूंगा कि क्या बेसिक चीजें देखी है मैंने। बट मैं जो फोकस करूंगा आज की डिस्कशन को, वो मैं फोकस करूंगा कि क्या क्या चीजें मैंने पर्सनली देखी और जो मुझे हेल्पफुल लगी, तो मैं उन चीजों पे फोकस करूंगा। और जस्ट एक डिस्क्लेमर है, जो स्लाइड्स मैं दिखा रहा हूँ वो अंग्रेजी में है सारी, मैं बात हिंदी में करूंगा। तो बट किसी भी पॉइंट पे अगर कोई इंग्लिश से या हिंदी में कंफर्टेबल ना हो तो प्लीज आप चैट में लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि हम उसे आपको इजीली डिस्कस कर पाए। राइट, तो जैसा मैंने कहा कि हम फोकस जो करेंगे, और मैं स्लाइड्स को बस यूज कर रहा हूँ गाइड करने के लिए डिस्कशन को कि मैं कुछ भूलूं ना।
बट हम फोकस करेंगे डिसीजन मेकिंग इन लाइफ इन जनरल, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं चीजें। आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे वर्क प्लेस में कैसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको जब ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज में पढ़ाई करनी है, किस चीज में काम करना है आगे जाके, या छोटे छोटे डिसीजन भी हो, उस सब में क्या मेरे एक्सपीरियंस है, मैं बस वो आज शेयर करूंगा। तो आज जो हम चीजें बात करेंगे बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है। एक जैसा मैंने बोला, टेक्निकलिटीज में एक डिसीजन व्हील का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं जब हम एमबीए कर रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करूंगा। और जो फोकस करूंगा कि क्या टिप्स मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं इसको लेके। तो मेरे को एक यहाँ के जैसा कि संजू ने कहा, अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ। यहाँ के एक प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो काफी उनका एक कोट मुझे काफी अच्छा लगता है कि इन एनी मोमेंट ऑफ डिसीजन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज द राइट थिंग, द नेक्स्ट बेस्ट इज द रॉन्ग थिंग, एंड द वर्स्ट यू कैन डू इज नथिंग। तो इसका इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम परफेक्ट डिसीजन ले, हम जो भी हो, हम रुके रहते हैं। हमें लगता है कि अरे यार, मुझे लग रहा है कि ये 90% सही है, बट नहीं करूंगा मैं जब तक मुझे 100% श्योरिटी नहीं होती है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा पुश बैक करना चाहूंगा, और रूजवेल्ट जी के कोट के थ्रू मैं वही बोलना चाह रहा था कि काफी बार उस वजह से हम डिसीजंस डिले कर देते हैं, जो मुझे लगता है कि काफी हमें नुकसान होता है। हमें एज इन हम इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को काफी नुकसान होता है जब लोग ऐसे डिसीजंस डिले करते हैं। तो ये इस कोट को ध्यान में रखते हुए हम जाएंगे कि डिसीजन को हम किस कॉन्सेप्ट से देखते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आप लोगों से बात कीजिए। और एक जो रेकरिंग एग्जांपल मैं इस ट्रेनिंग में लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी आई नो कि आप सब लोग इस स्टेज में है कि आप डिसीजन, मेजर डिसीजन जो लेना चाह रहे हैं कि आप कौन से प्रोफेशन में जाएं, कौन सा एग्जाम दें। क्योंकि अभी आपने ज्यादातर लोगों ने अभी नौकरी शुरू नहीं की है, तो मैं फोकस उसी पे करूंगा कि यदि हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें काम करने जाना है, तो उस एग्जाम्पल को फोकस में रखते हुए मैं बिल्ड करूंगा। तो एसेंशियली आप लोगों से बात कीजिए, आप लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए, आप ऑनलाइन जाइए, आजकल बहुत आसान है। आप यूट्यूब पे जाके आप लोगों के रिव्यू देख सकते हैं जो जहाँ काम करते हैं। उसके बेसिस पे आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए किसी भी डिसीजन से। यदि आप एक एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्या उस पोजीशन से आपको पैसा चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको पावर चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपको है कि आपको किसी और जगह पे रह के काम करना है, आपको मूव करना है किसी जगह पे, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उस हिसाब से आप एक्शन कीजिए। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो नीचे जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है कि परफेक्शन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है, बट मैं बहुत ज्यादा उस चीज पे पुश करना चाहूंगा कि प्लीज किसी भी आप परफेक्ट लाइफ में परफेक्शन को चेज कीजिए, बट एक एक चीज के लिए, हर चीज के लिए परफेक्शन को अगर आप चेज करने बैठेंगे तो आप अटक जाएंगे। मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी, एक एग्जांपल दूं तो जो डेटॉल बनाती है कंपनी, उनका एक मोटो था, लिखा हुआ था स्पेशली कि स्पीड बिफोर परफेक्शन। जिसमें हम क्या चेज करते थे कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप जाके जो आप सोच रहे हैं आप कर दीजिए। यदि आप नया डेटॉल हैंड वॉश लॉन्च कर रहे हैं, आप पहले उसको जाके फैक्ट्री में टेस्ट कर लीजिए, कुछ गलत होगा तो वो ठीक हो जाएगा। मगर यदि आप सीधा यही करें कि नहीं, एक बार मैं लॉन्च करूंगा और सब बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो बहुत डिले हो जाएगा, तब तक कोई और आके वो लॉन्च कर देगा। तो परफेक्शन को थोड़ा पुश बैक करने का मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो चीज ध्यान करी जाए, ध्यान रखी जाए। और जो दूसरी और ये आखिरी टेक्निकल चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि क्यों परफेक्शन को हम पुश बैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके कोई भी डिसीजन जो आपकी लाइफ में होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जिनको आप थोड़ी देर बाद जाके बदल नहीं सकते हैं। तो एक साइकिल होती है, एक हमेशा जो आखिरी में रिपीट का कॉलम है वो हमेशा रहता है। तो जब भी आप सोचते हैं कि आपको सुबह क्या पहनना है, उससे लेके आपको आज क्या खाना है, आपको कौन सी नौकरी करनी है, आपको कहाँ रहना है, कौन सी बाइक खरीदनी है, ये सारी चीजें, आपके बहुत सारे डिसीजंस आपकी लाइफ में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और बहुत लोग, जैसे आप स्टीव जॉब्स को यदि आप देखें, तो वो ऐसा बोलते थे कि मैं
मैं हमेशा ब्लैक कलर की टर्टल नेक पहनता हूँ किसी भी प्रेजेंटेशन में जाने के लिए, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचने में कि मेरे को पहनना क्या है। मेरे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं सोचने को। तो ये सब इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक चीज आप याद रखिए कि जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर आप सोचते हैं कि अच्छा मुझे लेट्स से यूपीएससी का एग्जाम देना है, यदि आप वो डिसीजन लेते हैं तो ऐसा मत मानिए कि वो लाइफ के लिए एक डिसीजन है। आप लेते हैं वो डिसीजन, या मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं जेई का एग्जाम होता था आईआईटी के लिए, उसके लिए अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि वो मेरे को देना है, तो उसके 4 महीने बाद जाके मैं उसे रिफ्लेक्ट करता हूँ कि अच्छा मेरी प्रिपरेशन कैसी जा रही है, मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है। या एक पॉइंट था 1 साल जब मुझे हुआ था तैयारी करते हुए, कि मुझे लगा कि अच्छा क्या मुझे ये करना भी है, क्या मेरे को ये छोड़ देना चाहिए, इज दिस नॉट राइट फॉर मी, राइट। तो वो मैं हमेशा सोच सकता था और बार बार जाके वो मैं डिसीजन ले सकता था। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अच्छा नहीं, ये एक एग्जाम में अगर मेरे इतने नंबर आ जाते हैं तो इट इज वर्थ पुटिंग इन ऑल द एफर्ट, नहीं तो मैं वापस भी ले सकता हूँ इस डिसीजन को। तो आई थिंक वो रिपीट वाला जो फैक्टर है वो कभी कभार हम भूल जाते हैं। तो इस स्लाइड के थ्रू मैं यही रीट्रेट करना चाह रहा था कि आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं उसको हमेशा आप रिफ्लेक्ट कीजिए। कुछ महीने बाद जाके आप सोचिए कि आपने कोई नई नौकरी ज्वाइन करी है, या मैंने जैसे डिसीजन लिया कि अच्छा मैं आके एमबीए करता हूँ, तो उसको आके सोचिए कि अच्छा क्या मुझे क्या क्या ये अच्छा चल रहा है, क्या इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और फिर मैं हमेशा उस डिसीजन पे वापस जाके चेंज कर सकता हूँ। ये हमेशा याद रखिए कि आप किसी डिसीजन को चेंज करते हैं तो कोई हार की एक्सेप्टेंस नहीं है वो, इट इज जस्ट आपको नई इंफॉर्मेशन मिली है और उसके हिसाब से आप जाके किसी भी डिसीजन को वापस ले सकते हैं। तो इसके बाद जो मैं आज जिस चीज पे ज्यादा टाइम मैं फोकस करना चाह रहा था वो जस्ट अपने एक्सपीरियंस से लेके, तो एक थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि मैंने पहले क्या किया है। तो जैसा मैंने बताया, मैंने पहले इंजीनियरिंग करी 4 साल के लिए, फिर मैं इंजीनियरिंग से ही लेके जो डेटॉल में मैंने 4 साल काम किया, जिसमें मैं साबुन पे काम कर रहा था, हैंड हैंड वॉशेस पे काम कर रहा था, और बहुत कुछ मतलब ग्लोबली काफी सारी कंट्रीज में हम उस पे कर रहे थे। तब मुझे लगा कि अच्छा नहीं, ये मुझे लंबे समय के लिए नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स में जाना है। तभी मेरे को अकाउंटिंग से इतनी खुशी मिल रही थी कि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कि मुझे लगा कि अच्छा नहीं, डिसीजंस हमेशा फाइनेंस बेस्ड ज्यादा होते हैं, मुझे एमबीए करना है। और उसके बाद मैंने आके यहाँ पे कंसल्टिंग में स्टार्ट किया, जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस करते हैं, कमर्शियल स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। तो उससे लेते हुए मुझे जो कुछ आई थिंक 6 मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे लिखी है एक के बाद एक स्लाइड में, जिन पे मैं थोड़े एग्जांपल से लेके आगे बात करना चाहूंगा। तो पहली मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगी कि जब भी मैंने अलग अलग डिसीजन लिए लाइफ में, कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। इसमें अगर हम थोड़ा डीप में जाए कि जब भी अगर मुझे सोचना है कि किसी कंपनी को मेरे को हेल्प करनी है, कोई नई देश में जा रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अ, क्या 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 चीजें हैं जो इस प्रॉब्लम के बेस में है, जो हम रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं उसे, कि आप कैसे समझ सकते हैं कि क्या सॉरी इस प्रॉब्लम को हम तोड़ सके अगर पार्ट्स में, कि यदि आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, जैसे हम उसकी बात करते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि अच्छा क्या मेरी लाइफ होगी 5 साल बाद, क्या मुझे ये करना है, क्या मुझे 10 साल बाद क्या करना है, मेरे को उस चीज पे क्या फोकस करना है, क्या मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, और उसके अलावा क्या मैं साइंस में अच्छा हूँ। ये सारे फैक्टर्स को मैं अलग अलग लेके इसमें डीप में जाऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं सोचूंगा कि अच्छा इसमें से क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए मेरी। क्या 10 साल बाद जो मैं लाइफ जीऊंगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर मेरे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा प्रॉब्लम के अंदर जाके थोड़ा डिटेल में जाके उसे टाइम देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज जो मैंने लिखी, एलिमिनेटिंग अनइम्पॉर्टेंट डिसीजंस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टीव जॉब्स जैसे जो थे, वो बोलते थे कि यार कपड़ों पे मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, कि मेरा दिमाग उसमें लगाऊं मैं कि आज क्या तैयार होना है, आज क्या पहनूं, उस सब में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को अपना माइंड स्पेस वेस्ट नहीं करना है।
तो इसमें आई थिंक स्टीव जॉब्स तो बहुत बड़े हो गए, उनकी लाइफ तक तो मेरे को नहीं लगता मैं कभी पहुंच पाऊंगा। बट इससे सीखने को क्या मिलता है हमें कि आप अगर पहले से आप कुछ भी चीज प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, हम खाना वाना ऑब्वियसली खुद ही बनाते हैं, तो अगर मैं एक शनिवार को बैठ के मैं प्लान कर सकता हूँ कि अगले पूरे हफ्ते के लिए मुझे क्या खाना कब बनाना है, मुझे किस टाइम, मुझे हफ्ते में किस टाइम पे अपने कपड़े धुलने का टाइम क्या रखना है, सब कुछ मैं वो सब पहले ही मैं कर लूंगा, ताकि मंडे से फ्राइडे जब मैं काम कर रहा हूँ मुझे उस सब बकवास चीजें तो नहीं है, बट उस सब थोड़ी अनइम्पोर्टेंट चीजों पे मैं पहले सोच सका हूँ, वो साइड हो चुके हैं, और मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दे सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, क्योंकि आपका दिमाग में डिसीजन लेने की एक लिमिट होती है कि आप कितना प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और वो लिमिट के बाद आपका दिमाग थक जाता है। तो आपको ये नहीं चाहिए कि हफ्ते में आप मंगलवार को आते आते ही आप ऑलरेडी थक चुके हो इतनी सारी चीजें सोच सोच के। उसके बाद एक जो तीसरी मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, जो मेरे को लगता है कि गेट योर सेल्फ ऑप्शंस। तो काफी बार हमें ऐसा लगता है कि हमेशा हमें लगता है कि अच्छा अगर हमें कुछ डिसाइड करना है तो वो हाँ या ना में ही है। हमेशा हम एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम दो के कॉन्सेप्ट में सोचते हैं कि या तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूंगा, या तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा या नहीं करूंगा। और मैंने एक बार सोच लिया तो बस वो रास्ता है जो हम बोलते हैं कि एक रोड आपने डिसाइड कर ली, उस रोड पे ही हम जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप खुद के लिए ऑप्शंस क्रिएट कीजिए। आप उस टाइम पे यदि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सोच रहे हैं, आप उसमें भी अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट कीजिए। यदि आप सोच भी रहे हैं कि अच्छा मुझे सीए की तैयारी शुरू करनी है, तो आप खुद के लिए एग्जिट रैम्प्स उसमें बनाइए। उसमें आप सोचिए कि यदि मेरे एग्जाम्स में यदि मैं 2 साल बाद इस स्टेज पे होता हूँ और मुझे लगता है कि सीए वाला कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यूपीएससी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप सोचिए कि अच्छा उस सिनेरियो में मैं पहले से ही क्या करूंगा। और आप जिस पहले दिन में ही अगर आप वो सोचेंगे तो आपको हमेशा एक आसानी रहेगी कि जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं 2 साल बाद, और आपने सोचा हुआ कि अच्छा अगर मेरा ये 2 या 3 साल में ये वाला पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटर नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप सोचिए कि अच्छा अभी मुझे मुझे ऑलरेडी ये तैयारी रखनी है कि मैं कुछ और साथ में कर रहा हूँ, मैं बैचलर्स कर रहा हूँ या जिस भी उसमें मैं ग्रेजुएट डिग्री कर रहा हूँ, उससे मैं और क्या कर सकता हूँ और कैसे मैं अपनी लर्निंग निकाल के कुछ और कर सकता हूँ। यदि आप इस पे अटक जाएंगे कि एक बार सोच लिया यस और नो और उसी पे ही चलने की कोशिश करेंगे, तो काफी आप लिमिट कर लेते हैं खुद को, और आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला कि मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने 4 साल इंजीनियरिंग में काम किया अंदर जाके, तो बल्कि मैंने मास्टर्स भी करी इंजीनियरिंग में, तो 5 साल का कोर्स था, 4 साल फिर वो किया। तो यदि मैं सोचूं कि अच्छा 9 साल मैंने इंजीनियरिंग कर ली, अब तो मुझे यही यही मेरी लाइफ होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नहीं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट फाइनेंस में या कमर्शियल चीजों में ज्यादा आ रहा है। तो मुझे लगा कि अच्छा नहीं, यदि मुझे 3 साल होते हैं मैं उसे यूटिलाइज करके एमबीए कर सकता हूँ। तो हमेशा मेरे दिमाग में ऑप्शन था कि यदि मुझे साइंस में इंटरेस्ट आता है तो मैं पीएचडी करने जा सकता हूँ, यदि मुझे नहीं आता है तो मैं एमबीए करने जा सकता हूँ। और हमेशा खुद के लिए मैं ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आप कभी भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के ऐसा सोचेंगे कि आपको क्या 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 ऑप्शन है आपकी लाइफ में, तो आपको काफी फायदा रहेगा उसमें। देन जो तीन अलग चीजें मुझे लगे कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच वाला, जो कि मेरे अभी नौकरी से मुझे डायरेक्टली काफी सीखने को मिला, क्योंकि हम 2-2 महीने के सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं और हम कंपनीज को एडवाइस करते हैं काफी बड़ी बड़ी चीजों पे इसमें। तो काफी मुझे इम्पोर्टेंस इस चीज की लिखी कि आप लिख के, आप यदि कोई भी, आप सारी इंफॉर्मेशन जो हमने बोला आपको डिसीजन के लिए चाहिए, वो यदि आप कहीं पे लिख के रख सकते हैं। मैं पर्सनली लैपटॉप पे ही टाइप करना प्रेफर करता हूँ, बट यदि आप कहीं पे भी लिखते हैं वो सारी चीजें, तो आपको जब आप फाइनली डिसीजन लेने जाते हैं कि आपको कोई एग्जाम देना है, आपको कोई नौकरी ज्वाइन करनी है, और आपके सामने वो सब चीजें लिखी हुई होती है, तो उससे काफी फायदा होता है, क्योंकि आप उन सब से एक पोटेंशियल आउटकम्स डिसाइड कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत नॉर्मल अगेन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो हमें सबसे नई इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसे थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यदि आपने आज के दिन में किसी से बात करी जो खुद सीए है और वो बता रहे हैं कि सीए तो काफी आसान होता है, उनके लिए काफी आसान रहा होगा और उन्होंने दे दिया, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और आपने जो पहले बाकी लोगों से सुना होगा उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आप हमेशा लिख के रखिए और जब आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो आपको क्या करना है उसको आप मैप कीजिए कि क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कम इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लाइफ में रखना, यदि आपके पर्सनल डिसीजंस पे हो, बट उससे भी ज्यादा जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो उसके लिए उन कंपनी के लिए आप कुछ चीजें डिसाइड कर रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक गेट सम डिस्टेंस वाली जो चीज है वो आई थिंक हम काफी बार करते भी हैं कि आप हमें ऐसा कभी कभी लगता है कि हमें आज ही के दिन ये डिसाइड करना है, अगर ये नहीं किया डिसाइड तो बस कुछ प्रलय आ जाएगी। जैसे हमें काफी कंपनी के उसमें ऐसा लगता है कि आज ही हमें ये ईमेल भेजना है, आज ही हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आज ही हमें एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है, नहीं तो बहुत कुछ बहुत बदल जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि खुद को इस प्रेशर में ना डालिए। उसके लिए क्या होता है कि यदि आप थोड़ा सा पीछे हट के खुद को कुछ मिनट या कुछ घंटे दे पाए, मोर इम्पोर्टेंटली स्लीप ऑन इट, एक मुझे काफी वो लगता है कि यदि आप उस पर सो पाए और सुबह उठ के उस चीज के बारे में सोच पाए तो काफी अच्छा हो जाता है। और जब हम डिसीजन मेकिंग इन लाइफ की बात करते हैं तो मुझे वो भी इम्पोर्टेंट लगता है कि यदि आपकी कुछ कुछ दोस्तों से आपकी लड़ाई हो गई है और आपको लग रहा है कि आज ही मुझे उन्हें ऐसे गुस्से वाला मैसेज भेजना है, उसमें भी मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग इन लाइफ की जब आप बात करें उस पर भी आप थोड़ा पीछे हट के आप सोचते हैं कि अच्छा लेट मी स्लीप ऑन इट। आप अपने इमोशंस अपना एड्रेनलिन को थोड़ा बैठने दीजिए और जब आप सुबह उठ के उस बारे में सोचेंगे, हो सकता है आपको गुस्से वाला मैसेज भेजना हो, आप बिल्कुल भेजिए, बट आप खुद को टाइम दीजिए कि आपके कोई भी हेस्टी डिसीजंस ना हो। यदि आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे हाँ या ना बोल रहे हैं कि अच्छा आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो जितना आप खुद को टाइम दे सके वो अच्छी बात होती है। और जो आखिरी टिप मुझे लगती है मेरे एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा खुद के हम हम सब खुद को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बट काफी इम्पोर्टेंट होता है कि आप थोड़ा खुद से बाहर निकल के यदि आप सोचें तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। ये मुझे आइडिया इसीलिए इम्पोर्टेंट लगता है कि जैसे जब भी मैं किसी दोस्तों को आज की डेट में यदि मेरे दोस्त कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, कोई भी इंजीनियरिंग का या फिर कोई एमबीए ज्वाइन कर रहा हो, कोई मेरी कंपनी में अप्लाई कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि मैं उन्हें जब एडवाइस दे रहा होता हूँ तो मैं खुद को बहुत इंटेलिजेंट पाता हूँ उसमें कि अच्छा मैं तो कितनी अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। जबकि मैं जब खुद वो डिसीजन ले रहा था तब तब मैं उस एंगल से नहीं सोच पा रहा था। तो मुझे लगता है कि जब हम बाकियों को एडवाइस देते हैं तो हम बहुत सोची समझी और अच्छी एडवाइस देते हैं, और जब हम खुद को एडवाइस देते हैं तो हम इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं उसमें। तो इसीलिए आखिरी जो टिप मुझे इम्पोर्टेंट लगती है कि खुद से बाहर निकलिए और सोचिए कि यदि मेरा एक दोस्त इस पॉइंट पे होता कि उसे सोचना है कि उसे कोई एग्जाम देना है, उसे किसी दोस्त से लड़ाई करनी है, या उसे किसी कंपनी को हेल्प करना है किसी भी चीज में कि आपको नया स्टोर यहाँ पे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, तो आप किसी दोस्त को कैसे एडवाइस करते, और उस तरीके से यदि आप थोड़ा सा पीछे निकल के सोच पाएंगे तो काफी अच्छा होगा। क्योंकि जैसा मैंने बोला, पीपल आर वाइजर व्हेन गिविंग आउट एडवाइस। लोगों को जब बाकी लोगों को ज्ञान देने की जब बात आती है तो हम ज्यादा अच्छा ज्ञान देते हैं, हम खुद को उतने अच्छे से नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ी सी उस पर हमेशा कोशिश कीजिए कि आप एक स्टेप बैक ले पाए। और जो आखिरी पार्ट में आज जो डिस्कस करना चाहता था वो है वॉच आउट्स को लेके, कि जब भी हम ये अच्छी चीजें हम करते हैं काफी हम अच्छे डिसीजन भी ले पाते हैं लाइफ में, ये सब सोच के। इसमें मुझे लगता है कि कुछ तीन चार ऐसी चीजें हैं जो हम थोड़ा उनकी वजह से हम गलत डिसीजंस कभी कभी ले पाते हैं, और इस पे मैं थोड़ा समय स्पेंड करना चाहूंगा। जो कि तीन है: कंफर्मेशन बायस, संक कॉस्ट फैलेसी और ओवर कॉन्फिडेंस। कंफर्मेशन बायस होता है कि जब
मैं तीनों में एक एक करके डिटेल में जाऊंगा। पहले मैं एक बार हिंदी में बता दूं कि कंफर्मेशन बायस होता है कि यदि हमें लगता है कि हमें लेट्स से मैं वापस यूपीएससी के एग्जाम पे जाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है लोगों का लेने का। मैंने पर्सनली कभी तैयारी नहीं करी है, बट मेरे काफी सारे दोस्तों ने करी है, मेरे कॉलेज से काफी लोग जाते हैं। बट यदि हम सोचते हैं कि हमें यूपीएससी में जाना है, तो हम एक वही सेम मूवी देख के हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमने। और यदि हम सोचते हैं कि हमें नहीं देना है, तब भी हम सेम चीज देख के सोचते हैं कि ये भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमने। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए हम एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं हमेशा। और उसके अगेंस्ट जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हें हम थोड़ा नकार देते हैं, उन्हें हम थोड़ा भूल जाते हैं। तो एक कंफर्मेशन बायस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको थोड़ा और ये जो मैं बायसेस आज बता रहा हूँ, इनका इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप किसी भी आप एक दिमाग में रखिए कि ये चेकलिस्ट मुझे चेक करनी है कि ये तो गलती से मैं कर तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम सब ये करते हैं। तो कंफर्मेशन बायस का जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकूं, तो जब मुझे खुद एमबीए करने जाना था, तो मैं जाके खुद ही देख रहा था कि कैसे अच्छा कितना कमाते हैं कोई कोई एमबीए करने वाले लोग। और मैं बहुत खुश हो रहा था कि ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है, काफी कमाना होगा, काफी बहुत ही मैं अभी से बहुत ज्यादा कमा पाऊंगा, राइट। बट उसी समय पे जब मैं साथ में ये चीज मिस कर रहा था कि अच्छा अभी इकोनॉमी में क्या हालात हैं, अभी इकोनॉमी में जैसे हम बोलते हैं कि फेसबुक वगैरह कितने लोग हायर कर रहे हैं, वो चीज मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था मैं एमबीए कर रहा हूँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आप थोड़ा अंडर वे करते हैं। जब आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आपको दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप लोगों से बात कर रहे हैं, जो आपके सपोर्ट में कोई कुछ बोलता है तो आप बोलते हैं कि क्या बात करिए, बहुत सही बोल रहा है। और जब आपके अगेंस्ट कोई बोलता है तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे नहीं, ये तो बेवकूफ है, इसे पता नहीं है कि ये कैसा बोलना चाह रहा है। तो थोड़ा सा उससे हमें उसे शेक ऑफ करने की जरूरत है, उसे थोड़ा साइड करने की जरूरत है। और जब कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जैसा मैं बोल रहा था कि उसे आप लिख लीजिए। हो सकता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन से एग्री ना करते हो, बट उसे बस लिख लीजिए। और एक मेंटली एक बार सोचिए कि यदि मैं ऑपोजिट चीज कर रहा होता तो क्या मैं इस चीज में बिलीव करता, क्या इसे मैं वेटेज देता, क्या इसे मैं भाव देता। और उसे थोड़ा फैक्टर इन करने की कोशिश कीजिए। दूसरा है संक कॉस्ट फैलेसी, जो मुझे आई डोंट नो आप में से कोई पिछली बार जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तब कोई उसमें था क्या, बट इस चीज पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, जो एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है। और मुझे यहाँ आके थोड़ा लगा कि आई थिंक इंडिया में थोड़ी ज्यादा टेंडेंसी है हम लोग की, कि यदि आपने कुछ किसी चीज में टाइम और पैसा या कोई भी रिसोर्स आपने इन्वेस्ट कर लिया हो, और आपने पहले उसमें इन्वेस्ट किया हो, तो आप उस पर अटक जाते हैं कि अगर ये मैंने 4 साल पहले ये डिसीजन ले लिया था, और वो चीज तो अब मुझे वो करना ही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हम काफी ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम न्यूज में पढ़ते हैं, तो काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे आईआईटी में उन्होंने 4 साल इंजीनियरिंग करी और उसके बाद अब वो इंजीनियरिंग में काम भी नहीं कर रहे हैं, ये क्या फायदा हुआ, वेस्ट कर दिए 4 साल। बट मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। या यदि आपने 3 4 साल आपने यूपीएससी की तैयारी करी, या 3 4 साल आपने सीए की तैयारी करी, और फिर यदि आप बाद में डिसाइड करते हैं कि आपको वो नहीं करना है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ये हमें सोचना कि मैंने 4 साल उसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो अब मुझे 1 साल और या 2 साल और या 3 साल और कुछ लगा के करना वही है, क्योंकि जब मैं 18 साल का था मैंने उस समय पे ये डिसाइड किया था मुझे ये करना है। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसे बदलने का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। संक कॉस्ट फैलेसी का संक कॉस्ट मतलब कि जो समय डूब गया, वो डूब गया। उसको इम्पोर्टेंस देना थोड़ा कम कीजिए। आपने जो उससे सीखा उसे इम्पोर्टेंस दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैंने 4 साल जाके इंजीनियरिंग का कुछ सीखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुझे उसके बाद ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने वो सीखा तो मुझे अब यही ही करना है।
ये इम्पोर्टेंट नहीं है। या फिर मेरे कुछ काफी सारे दोस्तों ने यूपीएससी दिया, उन्होंने 2 साल तक यूपीएससी की तैयारी करी और देन सिचुएशन चेंजेस, उन्होंने काफी कुछ सीखा है, आई एम श्योर। बट उन्हें ये भी रियलाइज हुआ कि अच्छा नहीं, मैं इस जितना टाइम मेरा इन्वेस्ट हो रहा है, जितना एफर्ट आगे इन्वेस्ट होना है, वो यदि मैं किसी और चीज में इन्वेस्ट करूं, जैसे मेरे एक दोस्त ने अपना स्टार्टअप किया, उसने यूपीएससी को छोड़ के उसने बोला कि नहीं, मुझे मुझे लगता है कि इतना टाइम यदि मैं अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूँ तो लॉन्ग टर्म मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो उसने वो छोड़ दिया, उसने 2 साल सीखा, बट उसने सोचा कि अच्छा, वो जो टाइम गया, वो जो पैसा गया, वो गया। अभी मैं आज जब मैं 24 साल का हूँ, तो मैं नई तरीके से सोचूंगा, मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं काफी कुछ सीखा हूँ, और मैं नया डिसीजन फिर से ले सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला, मैंने 9 साल इंजीनियरिंग को दिए, उसके बाद मैं पूरी तरह पिवट करके आज मैं स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग को यूज नहीं कर रहा हूँ। आज जो कैंसर के ड्रग्स बनते हैं, उनको जो दूसरे देशों में बेचा जाए, उसमें मैं एडवाइस कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं मैन्युफैक्चरिंग को लेके कुछ बात कर सकता हूँ। बट उसके साथ में मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं, अगर मैंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, अब मुझे यही ही करना है। जो आप 17-18 साल में डिसाइड करते हैं वो फाइनल नहीं है, आप हर साल उसे रिवाइज कर सकते हैं, हर महीने उसे रिवाइज कर सकते हैं। प्लीज, जो टाइम या जो पैसा बीत गया है उसमें और टाइम और पैसा अंदर मत डालिए उसमें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज जो है, वो ओवर कॉन्फिडेंस के इम्पोर्टेंस पे आ जाता है। आई नो हम सबको ओवर कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट पता है, इस पे मैं बहुत ज्यादा समय नहीं व्यस्त करूंगा। बट डिसीजन मेकिंग को लेके एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि बहुत एक एक सर्वे हुआ था जो हम एमबीए में पढ़ते थे, कि किसी भी इंडिविजुअल से पूछा जाए कि आप एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, तो 80 से 90% लोग बोलते हैं कि हम एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। बाय डेफिनेशन एवरेज 50% होता है। मुझे तो लगता है कि एक्चुअली 100% लोगों को लगता है कि हम एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो हर चीज की, और इंटेलिजेंस मतलब जनरल वो बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की बात होती है। तो हमें सबको ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, मगर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं, हमने क्या क्या सीखा है उसको कितना वेटेज देना चाहिए। जैसा मैं बोल रहा था कि हम पीछे हट के किसी दोस्त को उस नजरिए से देखें और एडवाइस कर सके, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी सारी सिचुएशंस, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हमें खुद में बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट यदि आपका कोई दोस्त जो बिल्कुल आपके जैसे आपकी जैसी पढ़ाई करी हो, आपके जैसे डिसीजंस लिए हो उन्होंने, उनको आप कैसे देखेंगे, आपको खुद को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोशिश करके वैसे देखना चाहिए, और उस हिसाब से अपना टाइम, अपना समय या अपना पैसा किसी नई चीज में लगाना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक चीजें मैं बताना चाह रहा था। और सॉरी, आखिरी एक्चुअली ये वाली स्लाइड थी जो एक कॉमन मिस्टेक्स मुझे लगते हैं कि जो थोड़ा समराइज करते हैं आज की डिस्कशन को, जो कि परफेक्शन के पीछे मत भागिए पूरे समय। कि यदि आप वैसा करेंगे तो आप कभी पहुंचेंगे ही नहीं फिनिश लाइन पे। आप पहले भागना शुरू कीजिए, उस भागते हुए अगर आपको रियलाइज होता है कि आप अच्छे से नहीं भाग रहे, आप सही रास्ते पे नहीं भाग रहे, तो आप थोड़ा सा राइट लेके आप दूसरे रास्ते पे भाग सकते हैं। बट पहले आप भागना शुरू कीजिए, नहीं तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। फेसिंग द रियलिटी वाली जो चीज है, वो उसमें वही इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कभी हमें लगता है कि हमें जो भी चीज हमारे डिसीजन से एग्री करती है, हम उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं। तो अगेन थोड़ा सा पीछे हट के थोड़ा सोचिए कि और क्या फैक्टर्स हैं, या फिर और क्या चीजें हैं जो मेरे डिसीजन के अगेंस्ट बोलती हैं। उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचिए और उसको वेटेज देने की कोशिश कीजिए। गोइंग विद द फ्लो, जो कि सब लोग कुछ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सही है। ये आई थिंक हम सबको पता ही है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यदि सब लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब लोग सीए बनना चाहते हैं, सब लोग यूपीएससी करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। अपने भाई का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसने साइंस ली कि सब लोग साइंस लेना चाहते हैं, बट देन उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे तो जर्नलिज्म में ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड देन जब वो साइंस से जर्नलिज्म में मूव किया तो वो बहुत खुश था।
और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ उसमें। और जो चौथी पांचवी चीज है जो फेलियर टू लर्न, कि हम काफी गलतियां करते हैं, सब गलतियां करते हैं। गलती ना करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई थिंक गलती ना करना इम्पॉसिबल है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एक दिन लेके उसके बारे में सोचें और हम सीखें अपनी सारी गलतियों से। और देन हम सीख तभी सकते हैं जब हम फॉलो थ्रू करते हैं। जब आपने कुछ भी जैसा कि मैंने बोला कि आपने डिसाइड किया कि आपको सीए का एग्जाम देना है, आप यदि 6 महीने बाद उस पर सोचते नहीं हो, उस पर विचार नहीं करते कि क्या मेरी प्रेपरेशन अच्छी जा रही है, क्या ये मेरे लिए सही रास्ता है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे इस पे एक और साल लगाना चाहिए, ये सब आपको बाद में बैठ के सोचना चाहिए। और ये सोच के ही आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। तो आई थिंक इन चीजों पे मैं थोड़ा फोकस करना चाह रहा था। और इसी के बाद बस बाकी मैं टाइम वापस देना चाह रहा था कि हम लोग सब इस पे कुछ डिस्कस कर सके, अपने एक्सपीरियंस की बात कर सके। और कोई क्वेश्चंस है तो उन पे बात कर सके। तो आई लीव द फ्लोर फॉर दैट। अभिषेक, मैं आपको वापस देता हूँ। Yes, Ravish, I have a question for you. हाँ जी। मेरा ये सवाल था, जो आपने ये संक कॉस्ट फैलेसी की बात करी, हम्म। कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना पैसा लगा दिया या इतना समय लगा दिया। हम्म। मेरा सवाल ये है कि वो जो चेंज करने चेंज करने की जब सोचते हैं तो एक डर होता है, हाँ अनसर्टेनिटी होती है कि यहाँ कर दिया, अभी अभी मैंने मान लो पैसा लगा दिया, अब और पैसा मेरे पास नहीं है। मतलब चेंज करना सिर्फ ये हाँ सोच के कि मैं अभी समय और पैसा इसमें लगा चुका हूँ, तो मैं चेंज ना करने का सोचूं। मतलब एम आई एबल टू मेक माई पॉइंट? मतलब हाँ जी, उतना हाँ जी, मैं समझ नहीं रहा है, हूँ। क्योंकि एक जगह आप समय और जहां पर पैसा लगाते हो, उससे अपने आप हम्म। को बाहर निकाल के कुछ नया कर लेना एक और भी बड़ा चैलेंज है। मतलब उसमें बिल्कुल आपको बिल्कुल। पैसा, तो वो भी एक फैक्टर है क्यों हम संक इसमें, मतलब ये मेरा एक संक कॉस्ट फैलेसी में अगर हम पड़े रहते हैं, उसका हाँ शायद ये भी एक कारण है कि अब इसके बारे में आप बताओ कैसे, मतलब इसको हाँ बिल्कुल। इसमें एड्रेस मैं कर। बहुत एक ताकि हमने समय की थोड़ी बात करी कि जब हम एग्जाम्स का एग्जांपल ले रहे थे, इसमें हम कोई नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि यदि कोई दुकान कोई शुरू करता है, रेस्टोरेंट कोई शुरू करता है। तो आपने उसमें ऑब्वियसली समय के साथ साथ पैसा भी लगाया होगा, तभी उसमें आप शुरू कर पाए हैं। आई थिंक उस मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है 1 साल में, तो आपको उसे बंद कर ही देना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। ये बिल्कुल बहुत मुश्किल डिसीजन है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपका एक फैक्टर है कि आपका कुछ पैसा उसमें लगा है। परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें अगले साल में कितना समय और कितना पैसा और लगेगा। वो जो मैं संक कॉस्ट फैलेसी की बात करता हूँ, उसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो चीज एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हम कम वेटेज देते हैं। हम वेटेज ज्यादा इस पे देते हैं कि आज की डेट पे मेरा पिछले 2 साल में कितना पैसा लग चुका है, तो अब मुझे कुछ भी करके इसे मुझे और पैसा डालना हो तो डाल दूंगा मैं, बट मुझे इसे सक्सेसफुल बनाना है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगले साल अगर उसमें और ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, तो आप एक बार को थोड़ा सा पीछे हट के सोचिए कि क्या मैं वो पैसा कहीं या वो पैसा और वो समय कहीं और लगाता हूँ, तो क्या मुझे बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ये ना सोचे कि वो जो पिछले 2 साल में मेरा पैसा डूब गया, उसको मुझे कुछ भी करके वापस लेना है। उस पैसे के डूबने से आपने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ सीखा होगा। आप वो 2 साल ऑब्वियसली लोगों के साथ डील कर रहे थे, आपने काफी कुछ सीखा होगा। उस सीख को आप फैक्टर इन कीजिए और आप सोचिए कि अगले साल में अगर मैं और पैसा लगाता हूँ तो क्या मुझे लगता है कि उस पे मुझे मैं इस साल में प्रॉफिट में आ पाऊंगा, या फिर आपको लगता है कि यदि मैं अपना बिजनेस चेंज कर सकूं या फिर मैं रेस्टोरेंट की जगह क्लाउड किचन पे जा सकूं, जो जहां आपकी लर्निंग यूज हो पाए। आप सिर्फ डिलीवरी के सिस्टम में जा सके, या फिर आप मतलब आप कुछ कंप्लीटली आप सिर्फ सप्लाई कर सके कि आप रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करें। आप जैसे हम देखते हैं कि जैसे मोमोज कहीं पे बिकते हैं, तो आप खुद बेचने की जगह आप उन अलग अलग जगहों पे सप्लाई कर सकें। तो आप एडजेसेंट बिजनेस पे मूव हो सकते हैं, या रादर देन
अपने ही बिजनेस पे और पैसा जलाने की जगह या और समय चलाने की जगह, जो समय को हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसे फैक्टर इन मत कीजिए, दैट इज नॉट अ फैक्टर। मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे फ्यूचर का टाइम है और जो फ्यूचर का पैसा है, उसे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो कि हम काफी बार नहीं करते हैं। बहुत मतलब हमारा पहला ही होता है कि अब 2 साल मैंने इतना समय इसमें लगा दिया, कैसे नहीं सक्सेसफुल होंगे इसमें, ऑप्शन ही नहीं है, ये तो आर या पार की लड़ाई है। आर या पार की लड़ाई नहीं होती है, आपके पास और बहुत चीजें होती है जहां आप एडजेसेंट जगह पे जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मुश्किल है, संक कॉस्ट फैलेसी सबसे मुश्किल चीज है टैकल करना। जैसा कि मैं बोल रहा था कि यदि मैं 1.5 साल की पढ़ाई करके डिसाइड करता कि मेरे को नहीं इंजीनियरिंग करनी है, मैं आईआईटी नहीं देना चाहूंगा, तो आसान नहीं होता वो डिसीजन। बट मैं वो डिसीजन लेने को तैयार था उस समय में। मैंने एक टारगेट रखा था कि मुझे इस एग्जाम में इतना अचीव करना है। वो टारगेट फॉर्चुनेटली मैं कर पाया, तो मैंने कंटिन्यू किया। बट आपको इतना तैयार होना चाहिए कि कभी कभी आपको जो डूब गया उसे मान ले कि वो डूब गया और आगे बढ़ा जाए। नहीं तो हम अटक जाते हैं यदि हम उसी पे सोचते रहें तो। हाँ, वही पॉइंट मुझे लग रहा था कि हम एक टारगेट लेके चलें कि मान लो मैं 1 साल और करके देखता हूँ, या मैं हाँ सक कॉस्ट फैलेसी में का कॉल लेने के साथ साथ हम एक टारगेट भी बिल्कुल सेट करें कि हमें कितनी देर इसको समय देना है, देखना है बिल्कुल कैसे होता है, फिर इसको छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा करके कुछ बिल्कुल मतलब बिल्कुल, एक आप टारगेट रखना पीरियड बहुत में हम। इंपॉर्टेंट होता है। आप बोले कि 6 महीने बाद मुझे इतना हाँ, इतना पैसा उसमें होना चाहिए, या फिर, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग में, बट आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि यदि वो नहीं अचीव होता है तो मैं ये छोड़ दूंगा, ये आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए। दैट शुड बी ए रियल ऑप्शन। वो हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए कि 6 महीने बाद मैं इससे 1 लाख रुपए कमाऊंगा, और नहीं कमाए तो कोई बात नहीं, उसके अगले 6 महीने में कमा लूंगा। वो बार बार आगे आगे जाके नहीं बढ़ना चाहिए। आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं हुआ तो मैं छोड़ भी दूंगा। यस। एंड मैं तो थोड़ा आपके पास सा एग्जिट रैम्प होनी चाहिए। ऐड करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जब आप हाँ मन जी। दिमाग में लाते हो कि मैं इसको छोड़ दूंगा, तो आपका जो हाँ जी। प्रेशर है ना, वो भी बहुत कम हो जाता है। जब राइट आप बिल्कुल। मन बना लेते हो कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं चला तो मैं छोड़ दूंगा, तो आप हाँ मेंटली एक ईज पे आ जाते हो। थैंक यू वेरी हाँ, मच। आपके पास एग्जिट रैम्प होनी चाहिए हाँ, कि आपको लगता है कि हाँ, इस टाइम पे मैं उतर जाऊंगा इस हाईवे से, मुझे मेरे पास एक्सेलरेटर से पैर हटाने का मौका है। हम्म, काफी बार हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बस अब इस हाईवे पे चढ़ गए तो अब बस इस हाईवे पे ही हमें रिटायर होना है। मन बना ले कि हम छोड़ना होगा तो छोड़ देंगे। हाँ जी भाई, बिल्कुल। यस अभिषेक। यस संजू। Thank you so much, sir, for delivering अरे such a सवाल wonderful पूछना है speech. कि अभी अभी तो है टाइम। कौन पूछेगा सवाल? इंद्रदीप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? यस यस यू आर। Okay, okay. So, first of all, thank you, sir, कि आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं भी उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था, बिकॉज मेरा भी फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर 12th मेरा भी ये डिसीजन था कि मैं सीए करूं। और मैंने सीए के लिए एनरोल भी किया था और मैंने उसकी फीस भी फिल की थी। बट एग्ज़ाम्स जब हुए तो मैं देने नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ माई लो फीलिंग, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी उतनी प्रिपरेशन नहीं हुई अभी कि मैं उस एग्ज़ाम को दे पाऊँ। और तब हाँ जी। एक ये भी फैक्टर था कि तब वो कोरोना चल रहा था। तब बहुत हम्म। सारी चीज़ें डिले हुई जा रही थी, वो को बहुत सारे एग्ज़ाम्स ना डिले हो ही जा रहे थे कि अगर इस इनटेक में एग्ज़ाम है तो उसको नेक्स्ट इनटेक में पास आउट कर दिया जा रहा था। राइट। ऐसा हो रहा था। तो बट स्टिल जब एग्जाम स्टार्ट हुए तो मैंने मेरा मन ही नहीं बना उस चीज़ के लिए, बिकॉज मेरे ओवर थिंकिंग ही मैं इतना कर रहा था उस चीज़ को लेके कि मैं एग्जाम्स दूं ना दूं। मैं बहुत सारी राइट। चीज़ें यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि अगर मतलब जो लोग सीए करते हैं और जो नहीं बनते वो क्या करते हैं। तो कुछ हम्म। ने कोचिंग्स अपनी खोल रखी थी, जो सीए इंटर क्लियर करके दोनों ग्रुप्स, फाइनल जिनसे नहीं क्लियर होती उन्होंने हाँ कुछ जी। कोचिंग ओपन कर रखी थी। तो मेरे बहुत सारा ओवर थिंकिंग हो रही थी कि मैं अगर सीए नहीं कर पाता, बिकॉज मतलब अगर किसी चीज में तुम 5 साल दे रहे हो तो बहुत सारी चीजें भी देखनी पड़ती है कि 5 साल अगर तुम किसी चीज में डेडिकेटेडली दे रहे हो
तो तुम्हारे पीछे जो तुम्हारी फैमिली मतलब सपोर्ट, मतलब आप समझ पा रहे होगे कि फैमिली बिल्कुल तुम्हारी उस पे बिना, अगर क्योंकि उसमें अर्निंग नहीं होगी हमारी 5-6 साल, जब हम किसी चीज को प्रॉपरली देंगे तो हम उसमें टाइम पूरा डालेंगे, अपनी मेहनत बिल्कुल डालेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सबकी फर्स्ट इनटेक में निकल जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ही ग्रुप्स को बहुत बार देते हैं, तो भी उसी ग्रुप को बार बार दिए जा रहे हैं, क्लियर नहीं हो बिल्कुल पा रही। तो वो सारी चीजें भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आई कि मेरे को इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि जैसे अभी आपने बताया कि आपका एक फ्रेंड था, उन्होंने स्टार्टअप ट्राई किया और उन्होंने कहा कि मैं अगर इसको ज्यादा टाइम दूंगा तो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो मैंने भी राइट उस टाइम पे ये डिसीजन लिया कि मैं अगर सीए करता हूँ, तो अगर जैसे अगर मैं अपनी पर्टिकुलरली इंडिविजुअली, मेरे को लगता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, कोई भी अगर तुम डिसीजन ले रहे हो। अब जैसे अगर मेरा उस टाइम पे डिसीजन सीए ना करने का ये था कि मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, मतलब मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का, हाँ जी और मेरा कोई भी मतलब बिग ब्रदर या बिग सिस्टर, कोई भी एल्डर ब्रदर या सिस्टर नहीं है। तो मुझे ही मतलब देखना पड़ता है कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। और घर पे भी थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि आफ्टर 12th मैं डायरेक्टली अगर 5 साल सीए को दूंगा तो मेरी फैमिली क्या 5 साल तक रुक सकती है, कि अर्न कर सकती है, राइट हमारा फैमिली चल सकती है। तो मैं बहुत सारे डिसीजन मैंने सोचे, फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी ग्रेजुएशन डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करके साइड बाय साइड एक जॉब करूंगा। फिर उसके साथ साथ कुछ आगे लर्न करके अगर अकाउंटेंसी का कुछ कर पाता हूँ मैं, मतलब साथ साथ जैसे उसको भी, जैसे आपने कहा कि नॉलेज किसी भी चीज़ की वेस्ट नहीं जाती, ये मेरे को राइट बहुत अच्छा पॉइंट लगा सेशन में, कि हम अगर किसी चीज़ पे टाइम दे रहे हैं, अगर हमने उससे कुछ सीखा है, तो हमें ऐसा नहीं कि वो चीज़ वेस्ट ही चली गई, उसको लेके भी हम आगे जाके कुछ ना कुछ वो नॉलेज हमारी काम आ ही जाती है। बिल्कुल ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा सेशन का, और ये मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया कि हाँ, मैंने अगर वहाँ पे नहीं सीखा तो मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करूँ अपनी ग्रेजुएशन के साथ। तो ये चीज़ राइट मेरे साथ थी। राइट थैंक्स फॉर शेयरिंग इंद्रदीप आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट आपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया हाँ जी। और जो आपने बोला वही मेरे लिए भी वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे मैंने बोला कि सबसे ज्यादा भाव मैं संक कॉस्ट फैलेसी को देता हूँ उसमें यही है कि जब हम मानते हैं कि हमारा समय और पैसा किसी चीज में डूब गया तो हम उसे डूबा हुआ ना माने हम उसे सक्सेस माने कि उससे हमने एग्जैक्टली। कुछ सीखा नहीं तो हम उसमें अटक जाते हैं कि अब वो डूब गया तो अब हमें उसे सक्सेस में कन्वर्ट करना है और उसी में हम अटके रह जाते हैं उसको आप लर्निंग्स लेके आप आगे बढ़ सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यस आई थिंक यस। शहनवाज ने एक चैट में भी एक क्वेश्चन डाला कि आपको बहुत शहनवाज सारी आप शेयर करो। शहनवाज। यस मैम। तो ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे काफी सारे लोग होते हैं जिनके पास काफी सारी चॉइस होती है या काफी सारी इंटरेस्ट होता है हर एक फील्ड में। लाइक हाँ जी अगर मेरे पास 3-4 ऑप्शन है, मैं तीनों फील्ड में जाना चाहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या डाटा एंट्री हो गया, या कोई यूट्यूब वगैरह में अपना channel चालू करना चाहता हूँ। तो किसी एक राइट फील्ड में मैं कैसे इसमें सर्च करूँ कि कहाँ पे मुझे ज्यादा अपना टाइम देना चाहिए या जहाँ से मुझे बेस्ट क्लैरिटी। हाँ आई थिंक इसमें ये आई थिंक हम सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली ये वाली कि हम सब ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी इंसान को एक ही चीज में इंटरेस्ट हो आपको मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट हो सकता है और आपको मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि किस में ज्यादा आपको समय लगाना चाहिए आई थिंक इसमें सबसे फायदेमंद जो रहता है कि लोगों से बात करना जो कि उस फील्ड में है जो उस फील्ड में सक्सेसफुल रहे हैं या जिन्होंने उस फील्ड में जाके उसे छोड़ा है दोनों टाइप के लोगों से बात करना क्योंकि आप बाकियों के एक्सपीरियंस से भी काफी कुछ सीख सकते हैं तो आई थिंक उसमें पहले टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन वाला जो स्टेज हमने बोला था और आज के टाइम में हमें बहुत बेनिफिट मुझे तो खुद ही ऐसा लगता है कि पता नहीं पहले लोग कैसे करते थे कि अभी हम यूट्यूब पे जाके बाकी लोगों के एक्सपीरियंस जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं वो सीख सकते हैं लोगों के रिव्यूज देख सकते हैं कि उन्हें उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में क्या अच्छा लगा क्या मुश्किल लगा क्या प्रॉब्लम्स हुई वो आई थिंक फर्स्ट थिंग तो मुझे लगेगी सबसे आप बात कीजिए जो आपको लगता है कि आपके सक्सेस पाथ पे जो आपसे आगे जा चुके हैं उनसे आप क्या सीख सकते हैं और दूसरा मुझे लगता है कि यदि कोई
लो इन्वेस्टमेंट कोई चीज है, जैसे आप कुछ बोलते हैं कि आपको यूट्यूब पे कुछ कंटेंट क्रिएशन का शुरू करना है, तो आई थिंक उस जो भी अगर ऐसी कुछ भी लो इन्वेस्टमेंट चीज है, उसमें मुझे लगता है कि ट्राई करने से अच्छा कोई तरीका नहीं है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, कि आप शुरू कर दीजिए। क्या होगा, थोड़ा क्वालिटी का थोड़ा टाइम होगा, आप जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आप डायरेक्ट उससे लर्निंग्स नहीं ले पाएंगे। और सिमिलरली विद आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, आजकल ऑनलाइन आप काफी चीजों में एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप शुरू कर सकते हैं, जो भी डिजिटल ऐसे वेंचर्स होते हैं। तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि आप जाके उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं पे कर पाए। और जैसा कि मैंने बोला कि परफेक्शन को ना चेज करते हुए आप कोशिश कीजिए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स होंगे शुरू में, कुछ अच्छे नहीं होंगे, बट आपको समझ आएगा कि क्या आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसमें आपको और टाइम लगाने की जरूरत है या नहीं है। तो आई थिंक ये दो चीजें मुझे मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगती है। बट जैसा इंद्रदीप ने बोला, सबका अपना अपना इंडिविजुअल कंडीशंस होती हैं वो डिसाइड करने में। बट पहला सब आसान वाला है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आप लोगों से बात कीजिए। हम बहुत कम लोगों की इनपुट्स लेने की कोशिश करते हैं, तो उसे करेक्ट कीजिए। और दूसरा, यदि कोई ऐसी चीज है जो आप इजीली ट्राई कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो डिजिटल चीजें हैं आजकल, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप बस जाके ट्राई कीजिए, आप देखिए कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दैट इज द बेस्ट वे टू सी कि आपके लिए वो सही बात है या नहीं है। ओके सर, इसके साथ मतलब एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। लाइक काफी काफी सारे लोग कहते हैं कि क्या नाम है, हमें मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हम नई नई चीजें सीख सके अलग अलग फील्ड में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक ही नाव पे सवार होकर नदी पार करनी चाहिए। अगर हम दो नाव पे सवार होकर नदी पार करेंगे तो हमारा डूबना पक्का है। इसमें हम किसको सही माने, कि एक ही चीज पे लेके फोकस करें या मल्टीपल हाँ चीजों के साथ? हाँ, आई थिंक नदी के साइज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये चीज। मैं ये तो ऑब्वियसली नहीं बोलूंगा कि यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप दो नौकरी साथ में आप कर लीजिए और आप सबसे सीख पाएंगे साथ में। वो तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, राइट। मगर यदि आप अगर जैसा आप बोल रहे थे कि आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो ये दो पाथ ऐसे, या फिर जैसे इंद्रदीप बोल रहे थे कि वो पहले सीए की तैयारी करना चाह रहे थे, साथ में बैचलर्स करना चाह रहे थे, तो यदि आप खुद के लिए ऑप्शनैलिटी रख सकते हैं तो वो रखना काफी अच्छा और अच्छी चीज रहती है। स्पेसिफिकली अगर आप श्योर नहीं है, आप किसी पॉइंट पे आके बहुत श्योर हो जाते हैं, और आपको ऐसा डिसीजन, जैसा मुझे डिसाइड करना था कि क्या मुझे यूएस आना है या नहीं आना है, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं उसमें बीच में नहीं रह सकता कि मैं इंडिया में भी साथ में काम कर रहा हूँ, साथ में मैं यूएस के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, वो दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती है। तो बड़े डिसीजंस में आपको एक चीज पे कमिट करना पड़ेगा एट सम पॉइंट, एंड देन यू से कि अच्छा ठीक है, ये बस अब हम ये कर रहे हैं। जो बस एक चीज इसमें कैवियट जो मैं बोलूंगा, कि आप नदी के बीच में पहुंचते हैं और आपको लगता है ये सही, आपको नहीं जाना है इस डायरेक्शन में, तो आप वापस भी जा सकते हैं, ये भी हमेशा याद रखिए। तो मतलब इसका सिंपल सा लॉजिक ये हो सकता है कि हम मल्टीपल चीजों को ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस गेन कर ले और उसके बेस हाँ पे जी। किसी एक चीज। हाँ, आप कमिट करके किसी पे ज्यादा टाइम लगाएंगे, वो उससे वो रिजल्ट देगा, वो ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। मगर यदि आपको श्योरिटी नहीं है, आप सब बहुत यंग है, मैं तो अब 30 का हो गया तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है। आप लोग यंग है, आप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, आप डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक चीज पे कमिट करते हैं, तो दैट विल रीप इट्स बेनिफिट्स, उससे फायदा होगा आपको बाद में। यस। ओके, थैंक यू सर, दैट्स इट। हाँ जी। निशा का एक क्वेश्चन है। निशा, मैंने जैसा कि मैंने बोला, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने बीकॉम नहीं किया है, तो मैं इस चीज पे आंसर नहीं कर सकता हूँ। आई एम श्योर जो बाकी सब इस अकाउंटिंग की कोर्स में काफी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो जो इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। हम्म। सना सना आप कुछ बोलेंगी, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम्म। सर एक्चुअली मैं जो मैंने अभी तक पढ़ाई की, मैंने फैशन डिजाइनिंग की। राइट नाउ मैं फैशन फैकल्टी हूँ, स्टिचिंग की टीचर हूँ। बट मैं साथ में नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और एमए जो है इंग्लिश लिटरेचर से कर रही हूँ।
तो मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अभी फैशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, या जो मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब पीएचडी के लिए जो प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं उस पे हाँ ज्यादा जी, फोकस करूँ, या फिर मेरा जो करियर अभी चल रहा है, मैं अर्न भी कर रही हूँ, मतलब अपने आप को जितना भी स्टेबल कर रही हूँ अपने आप से कर रही हूँ, घर हाँ पे जी। इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, तो मैं अपनी जो मतलब डिजाइनिंग की फील्ड है उसमें आगे बढ़ूं, या फिर मैं अपने इसकी ग्रेजुएशन में जैसे प्रोफेसर की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ूं। हाँ जी, तो आई थिंक थोड़ा ये होता है ना, हम बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये वाला कंफ्यूजन हम सबको ही किसी पॉइंट पे होता है। जैसा कि मैंने बोला कि आप पीएचडी का तो आपका और बड़ा डिसीजन है, मुझे डिसाइड करना था कि एमबीए करना है या नहीं करना है, या फिर जिस फील्ड में मैं हूँ उसी में आगे बढ़ना है। आई थिंक उसमें आपको बस दो तीन चीजें हैं जो आप ऑब्वियसली ऑलरेडी कंसिडर कर रही हैं, आपने बोला भी कि पहली बात तो आप कि आप इंजॉय किस चीज को करती है। बहुत अलग चीज है यदि आप फैशन डिजाइन में आप एज अ प्रोफेशनल काम करती हैं, या फिर आप पीएचडी करके आई थिंक अगर आप टीचिंग में ज्यादा फोकस करना चाहती है, टीचिंग में और आगे बढ़ना चाहती है, तो वो आपको ज्यादा और सब अलग टाइप के लोगों को अलग चीज में ज्यादा मजा आता है। तो आपको क्या ज्यादा इंटरेस्ट है सना, दैट वुड बी लाइक ऑब्वियसली एन इंडिविजुअल डिसीजन। बट ये आपको सोचना चाहिए कि 10 साल बाद आप क्या प्रेफर करेंगी। उसके बाद एक फैक्टर ये आ जाता है कि अभी आपको नेट की प्रिपरेशन में, पीएचडी में जो आपका अभी इसमें जितना भी टाइम लगेगा, वो टाइम से आप दूसरे में जो आपके करंट प्रोफेशन में आप क्या बेनिफिट कर सकती हैं, उसे आप फैक्टर करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस आपका जो हाँ सक्सेस का एक परसेंटेज आप लेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल पहुंचा रहा हूँ, बट यदि आप उसमें सोचिए कि आपका एनईटी में टाइम देके कितना परसेंटेज चांस है कि आप सक्सीड कर पाए, कैसे टाइप के कॉलेज में जा पाए और वहां पे आप टाइम दे पाए, तो ये तीनों चीजों को देख के आप डिसाइड कर सकती हैं ऑब्वियसली। आई थिंक ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुड स्टिल बी कि आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखती हैं, जहां आपको ज्यादा सक्सेसफुल लगता है। आप एज अ प्रोफेसर बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं, बट आप एज अ फैशन डिजाइनर भी बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं। आपको कैसा टाइप का सक्सेस ज्यादा डिजायरेबल है, वो दैट इज अ वेरी इंडिविजुअल डिसीजन आई थिंक। थैंक यू और सर। जैसा कि मैंने बोला, जो मैं शाहनवाज को बोल रहा था कि आप आई एम श्योर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, आप लोगों से बात कर ही रहे हैं, बट आप और लोगों से इंटरेक्ट कीजिए जिन्होंने ये डिसीजन पहले लिया हो, उन्होंने किस चीज के बारे में सोचा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन दोनों डायरेक्शन में। ऐसा नहीं बोल रहा है कि उन्हें बस फॉलो कीजिए, बट उनसे इंसाइट्स लीजिए जिसके बेसिस पे आप और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मेन आप जो मेन डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि आपको अगले 5 साल कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। बट हाँ, जैसा कि इस वाले एग्जाम्पल में मुझे लगता है कि जैसा बहुत सारे जगह पे अपना दिमाग ना भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप थोड़ा सा डिसाइड कीजिए कि कहाँ पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, और उस पे आप फिर थोड़ा सा कमिट होकर उस पे ज्यादा फोकस दीजिए, एंड आई एम श्योर वो टाइम का आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगा ही। परफेक्ट। मैं अब वापस संजू को स्टेज वापस देता हूँ। मैं 1 मिनट लूंगी रवीश। यस। या हाँ आई जी। एम सो हैप्पी। मुझे तो लग रहा है रवीश नहीं बोल रहा, कोई काउंसलर बोल रहा है, सम एल्डरली पर्सन। यू आर so nicely explaining everything to these all these trainees। मुझे तो बहुत मजा आ गया। मुझे तो लगा कि मैं ही सीख के कुछ इसमें से उठाऊं और कुछ कर रहा। आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंक यू। यू टेक आउट टाउन। आज मम्मा से मिली, शाम को हम यही कह रहे थे कि रवीश वहां से बैठ के टाइम दे रहा है। So that's so nice of you. These all they all are getting benefited from your talk, but you are wonderfully, really, very nicely explaining them. So God bless you. Keep it up. भी हमसे जुड़े रहे ऐसे ही, सक्षम भारती से और सक्षम भारती इन बच्चों से। थैंक यू बेटे, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Now we can conclude the session, and thank you so much, sir, for taking a wonderful class on the topic of decision making. Now I'm requesting to everyone, please turn your camera so that we can take the picture.
संजू हो गया, आप प्रोसीड कर सकते हो आगे। संजू सॉरी, आप म्यूट पे हैं। I think she has left the meeting, so Oh, I she proceed is. further. Acha, she's Okay, now done. invite Yeah. our president for participation master this meeting, Supreme Court Lawyer Commission and former member National Commission. Over to you. थैंक यू अभिषेक, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम भी कुछ कंट्रीब्यूट करोगे उसमें, चाहे अपने कमेंट या अपना सुझाव या अपना सवाल। खैर कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि इस तरह की इंटरेक्शन हमारे इस ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। आज हमने हमारी पिछली बार से इस बार का ये सेशन, अगर रवीश भी कहे, मुझे लगा और बेटर, मतलब काफी इंक्लूसिव और काफी इंटरेक्टिव रहा। मतलब ज्यादा कॉर्ड को टच किया गया और हम इसी तरह की बातचीत कैरियर ऑप्शंस को डिसाइड करते समय क्या क्या कंसिडरेशंस होनी चाहिए, हम ऐसा इंटरेक्शन रख सकते हैं। जैसे रवीश तो हुए कि जो एडवाइस कर रहे हैं कि माइंड प्रोसेस क्या हो, हम एक ऐसा विशेष व्यक्ति, एक्सपर्ट, और एक उस रोजगार से जुड़ा हुआ एक्सपर्ट, मतलब कॉमर्स से संबंधित अगर रख रहे हैं तो उसमें 2-3 का ऐसा पैनल, या फिर लॉ से संबंधित रख रहे हैं तो उसमें जो सोचने की प्रक्रिया, माइंड प्रोसेस कैसे है, तो वो रवीश जैसे और कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं या उस फील्ड के लोग। और ऐसी इंटरेक्शंस हमें रखनी चाहिए ताकि बच्चे खुल के, और इसमें भी टाइम लगता है, ये हम आज हमने रखा तो एकदम से हमें सब रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा, समय लगता है। और आगे हमें और खुल के ऐसे रिस्पॉन्सेज मिले, हम सोचते हैं, और मे भी हम आगे ऐसा प्रयास भी कर पाएंगे। तो आज का सेशन, जैसे रितु बोरा जी ने भी अपने भाव अभिव्यक्त किए कि बहुत अच्छा रहा। मैं रिपीट नहीं कर रही टॉपिक्स, बहुत सिंपली, और जो ये पीपीटी है इसको भी हम अपने इस ग्रुप के साथ शेयर कर देंगे, और ये पूरा का पूरा जो सेशन है वो आपको यूट्यूब पे तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। मकसद ये है कि हम चीजों को समझें कि हम जो फैसले लेते हैं, वो कई सारे पॉइंट्स बताए गए कि हम फैसला, ये भी बताया गया कि हम फैसला जल्दी ले, और ये भी बताया गया कि फैसला सोच समझ के ले। मतलब आप कहेंगे कि एक ही सेशन में दोनों बातें कहेंगे कि दोनों बातों का पर अलग अलग महत्व है, दोनों बातें अलग अलग समय पर और अलग अलग परिस्थितियों में ली गई हैं। तो आप सबने, और रवीश कालरा ने न्यूयॉर्क से हमको ज्वाइन किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसा ही होता है कि हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, पर अगर हम निकालना चाहें समय, तो हर चीज के लिए हमारे पास समय होता है। समय सिर्फ आपकी प्राथमिकता तय करती है। मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ कि हम जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए हम समय निकालते हैं। तो आप ये मत सोचा कीजिए कि हमारे पास समय नहीं है, आप ये सोचा कीजिए कि इस काम को मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मेरे पास इसका समय नहीं है। और ये सब चीजें आपके कैरियर को बिल्टअप करने के लिए, आपके फ्यूचर को बिल्टअप करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरीके की चीजें हैं। तो थोड़ा इस, जैसे सक्षम रोजगार सोसाइटी के जो कार्यक्रम है, इसमें आप हम आपका सहयोग अपेक्षित करते हैं, और ये भी मानते हैं कि इन सब के साथ आपको फायदा होने वाला है। अगली क्लास जो हमारी है, जो मंडे को, वो हमारी क्लास सीए संदीप गुप्ता लेंगे, जो पहले एक बार आपकी बैलेंस, मतलब सक्षम रोजगार सोसाइटी की अकाउंट्स ट्रेडिंग की बैलेंस शीट की क्लास ले चुके हैं। इस बार मंडे की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में होगी। सीए संदीप गुप्ता वो क्लास को लेंगे। और फिर से मैं कहूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि कल जब मैंने बताया था कि हमारा सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो यूट्यूब चैनल है उसके 100 सब्सक्राइबर हो गए थे, पर आज मैं बता रही हूँ कि आज उसके इस समय सब्सक्राइबर 111 है। मतलब कल से और आज में हमारे 11 सब्सक्राइबर बढ़े। तो क्या मैं ये उम्मीद, थम्स अप देंगे, क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि कल जब हम, मतलब मंडे को जब हम बात करें, और बीच में एक छुट्टी भी है संडे की, तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि इसके सब्सक्राइबर 125 हो जाएंगे? ज्यादा नहीं कह रही, सिर्फ 14 सब्सक्राइबर की बात कर रही हूँ। तो भावेश ने बोला है, और शहनवाज ने बोला है, और कोई? सिर्फ 14 सब्सक्राइबर, 150 का टारगेट, वो तो अगर 150 हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर ये मैं मान के चलती हूँ कि 111 हो गए हैं, जब हम मंडे को मिले तो कम से कम 125 होने चाहिए, और 150 हो जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। पर उसके लिए आप सबको एक एक को प्रयास करना पड़ेगा। मैं वही कहा कि ज्यादा नहीं, आप दो अपने जानकारों की, जिनकी ईमेल आईडीज हैं, उनसे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराए, बेल आइकॉन दबाए। और इतने नॉलेजेबल और इतने इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं, सबके लिए फायदा है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
रात को 10:05 हुए और हम ऐसे इस गंभीर विषयों पे बातचीत कर रहे हैं शनिवार की रात को। मैं तो खुद ही बहुत, मुझे अच्छा लगता है कि ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी कि हम ऐसे एजुकेटिव, ऐसे ज्ञानवर्धक मुद्दों पर रात के 10:05 पे बात कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रितु जी आपका धन्यवाद, प्रदीप जी आपका धन्यवाद, और विनोद कालरा जी का धन्यवाद। आप सबने ज्वाइन किया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और रवीश कालरा का फिर से एक बार धन्यवाद। और मैं और यही चाहती हूँ कि अगले बार भी जो हमारे सेशंस होते हैं, आप सब सेशन के शुरू में ही अपने राइटिंग पैड पे क्वेश्चंस या अपने कमेंट्स लिखते रहें, ताकि सेशन के बाद आप, सेशन के दौरान आप उसको पूछ सकें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू संजू। Thank you so much, ma'am, for valuable words. Now I am requesting to Shahnawaz for vote of thanks. Over to you, Shahnawaz. Okay, so good evening, everyone. Once again, I'm Shahnawaz. On the behalf of Saksam Rozgar Society, I extend to my gratitude to each and every one of you. I would like to express my sincere appreciation to Abhishek sir for his hard work and all organizing this class. As well as I would like to extend my thanks to Ravi Skarja sir for his outstanding teaching skills and those knowledge which has given to us about the today's exclusive topic. I am also grateful to all the students to their active participation to be a good learner, and I wanted the same participation in upcoming class as well. At the end, I would like to acknowledge Jyotika Kala ma'am for her dedication, which help every student to learn more and new things every day. So thank you so much, everyone. Good night. Thank you. Good night. So thank you for Before joining this leaving, session. You can all leave now. Before leaving, please drop your mails in the chat box and see you in the Good next night, session. Good night, everybody. everyone. Good night. Have a good night, and good enjoy night. your holiday tomorrow. Tomorrow there is no class, so we'll meet on Monday. तो छुट्टी है तो सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए संडे को 150 हो जाएंगे मंडे को छुट्टी मंडे वाले को